बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यानी साल अव्वल के तालिब इल्मों को पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर पैटर्न के बारे में बताना है। साल अव्वल की उर्दू 100 नंबर की होती है, जिसमें 20 नंबर मारूज़ी और 80 नंबर इंशाइया के होते हैं। मारूज़ी की तफसील ये है कि 5 नंबर हिस्सा नसर के MCQs होते हैं, 5 नंबर शेरी इस्लाहात के होते हैं, 5 नंबर अदबी इस्लाहात के और 5 नंबर तज़किर व तानीस के होते हैं। हिस्सा इंशाइया में सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। ये कुल 20 नंबर होते हैं इसके, जिसमें हिस्सा अलिफ हिस्सा नज़म होता है और बे हिस्सा गज़ल है। दोनों के 10-10 नंबर हैं। सवाल नंबर 3 इबारत की तशरीह है। सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा है। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। सवाल नंबर 6 मकालमा या रुदात, इन दोनों में ऑप्शन होता है। सवाल नंबर 7 दरखास्त है और सवाल नंबर 8 तलखीस का है, जो 10 नंबर की है। कुल मिला के हिस्सा इंशाइया के 80 नंबर होते हैं और हिस्सा मारूज़ी के 20 नंबर और कुल पेपर ये 100 नंबर का हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। इसमें पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा नज़म है और इसमें मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि एक ही नज़म में से 2 शेर लिए जाते हैं और उनकी आपने तशरीह करना होती है। तरीक़ेकार इसका ये है कि दोनों शेर जो हैं वो आप इकट्ठे लिखें और उसमें पहला मिसरा जो है उसके 2-3 लफ्ज़ लिखें, दरमियान में डॉट लगा दें और फिर आखिरी मिसरे के 2-3 लफ्ज़ लिख दीजिए। पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्सा नज़म जो है इसकी तशरीह जो है वो इकट्ठी लिखी जाती है, आप अलग अलग नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल पे अगर आप गौर करें उसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो 1+1+8 होते हैं, ठीक है। लिहाजा आप इसकी तशरीह जो है वो इकट्ठी करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आपने हवाला शेर लिखना है, इसमें नज़म का उन्वान लिखेंगे और फिर शायर का नाम। आपने अगर आप पढ़ें तो इसमें इस नज़म का जो सवाल होता है उसमें ये लिखा होता है कि दर्जल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखिए। तो आप नज़म का उन्वान इसी की हेडिंग देंगे, आप यहाँ पर नज़म का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। शायर का नाम और नज़म का उन्वान, इन दोनों का 1-1 नंबर होता है। उसके बाद हम तशरीह लिखना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप शायर का तारुफ लिखेंगे, जिसमें उसका शायराना उसलूब बयान करेंगे कि फ़लाँ जो शायर है उनका लिखने का तरीक़ाकार क्या था। आप इसमें उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात या उनकी तालीम, किसी चीज़ को भी आप बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसमें आप आयात, अहादीस, अक़वाल और अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शेर की तशरीह लिखते वक्त असल मौजू का ज़रूर ख्याल करना है, यानी असल मौजू से नहीं हटना है। नज़म की तशरीह 4 से 5 सफ़ात की होनी चाहिए है। मार्कर का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना है आपने। शेर लिखने का तरीका आना चाहिए कि शेर लिखने से पहले उसकी अलामत जो है वो आपने ज़रूर लगानी है और बड़ी खूबसूरती के साथ आप मार्कर जो है उसका इस्तेमाल करें, ऐसे कि आपका शेर जो है वो वाज़े होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए उसमें। अच्छा, इस हिस्सा नज़म जो है इसकी तशरीह आपकी कुल 4 से 5 सफ़ात ही की इम्प्रेसिव होती है, ठीक है। अगर आप इससे कम लिखेंगे तो उस तशरीह के आपको नंबर नहीं मिलते हैं। 5 सफ़ात की तशरीह बेहतरीन तशरीह कहलाती है। दूसरा हिस्सा गज़ल है और गज़ल में भी एक ही गज़ल में से 3 शेर लिए जाते हैं और उन तीनों की आपने तशरीह लिखना होती है। इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गज़ल का जो पहला शेर दिया हुआ है आप वो शेर लिखें और उसके बाद नीचे शायर का नाम जो है इसकी आप हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि गज़ल जो है उसका नाम नहीं होता है, तो आपने सिर्फ शायर का नाम लिखना है। अच्छा, गज़ल में आप शेर का मफ़हूम जो है वो ज़रूर लिखें। अगर आपको बहुत अच्छे से इसका मफ़हूम आता है शेर का तो आप वो लिखेंगे। नंबर नहीं होते इसके, ये सिर्फ चेकर पर एक तासुर डालने के लिए होता है। फिर आप तशरीह लिखना शुरू करेंगे और ये तशरीह जो है ये भी उसी तरह से कि पहले आप शायर का तारुफ बताएंगे, उसका शायराना उसलूब बयान करेंगे और उसके बाद गज़ल देखें। मैंने आपको बताया कि गज़ल के हर शेर की तशरीह जो है वो अलग अलग की जाएगी। नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी की जाती है, लेकिन गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग की जाएगी। इसमें आप, क्योंकि गज़ल का मौजू जो है वही इश्क पर मबनी होता है, आप इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, इसके दोनों पहलू जो है वो बयान करेंगे।
आपके एक शेर की तशरीह कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात की होनी चाहिए है। आप इसमें मेयारी अशार और अल्फाज का इंतखाब करें, इसलिए कि फिर अच्छा दूसरी बात इसमें यह है कि आपने इसमें सतही बातें जो हैं वो नहीं करनी है कि टिपिकल सी बातें, सिर्फ आप अगर महबूब का ही तज़किरा किए जाएंगे तो ऐसी बातें जो होती हैं वो आपके नंबरों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी। ठीक है कि चेकर जो है वो उन चीज़ों से उकताहट का शिकार होता है और वो आपको नंबर नहीं देता है। अच्छा, फिर आप इसमें अशार जो हैं वो बड़े मयारी किस्म के और आम रूटीन से हट के इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे शेर कोशिश करें कि इस तरह के अशार का इंतखाब करें कि जो पहले किसी ने ना पढ़े हों, इसलिए कि चेकर जो है वो जब आपका काम रूटीन से हट कर देखता है तो फिर उसको लगता है कि बच्चे ने मेहनत की है और वो आपको दूसरे बच्चों से ज़्यादा नंबर दे देता है। सवाल नंबर 3 हमारा है इबारत की तशरीह। अच्छा, इबारत की तशरीह में इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 जुज़ दिए होते हैं और उन दोनों में से किसी एक की आपने तशरीह करना होती है। तो आप जिस भी हिस्से की तशरीह करना चाह रहे हैं आप पहले उसको हाईलाइट करें, यानी वो इबारत जो है उसके जिसकी भी आप तशरीह लिखना चाह रहे हैं आप उसके पहले के 3-4 लफ्ज़ लिखें और फिर दरमियान में डॉट लगा के और आखिरी के 3-4 लफ्ज़ लिख दें। इससे होगा क्या कि चेकर को पता चल जाता है कि आपने दोनों जुज़ जो हैं उनमें से कौन से हिस्से का इंतखाब किया है जिसकी आप तशरीह लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप हवाले मतन की हेडिंग दीजिए। इसमें भी आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। याद रहे कि कहीं पर भी आपने जैसे नज़म थी तो नज़म का भी उन्वान ही लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से सबक का भी आप उन्वान लिखेंगे, आप इसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ बच्चे जो हैं वो माखस लिख देते हैं या उसके सिन्फ लिख देते हैं, वो लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आपको नंबर जो हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के मिलने हैं, सिन्फ और माखस का नंबर नहीं मिलना। नुकसान उसका क्या होता है कि अगर आपने सिन्फ या माखस दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो गलत लिख दी है तो चेकर जो है वो उसको क्रॉस कर देगा पूरे को। फिर आप लिखेंगे सियाको सबाक। अब सियाको सबाक जो है ये आपका 8 से 12 लाइनों का होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताते चलूँ कि सियाको सबाक जो है वो 2 तरह के होते हैं, मिसाली है और अजमाली है। अगर तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सबक जो है वो उसकी तरतीब क्या है और जो आप इबारत लिख रहे हैं तशरीह के लिए वो कहाँ से ली गई है, तो आप फिर ये लिखें कि इस इबारत से पहले मुसन्निफ़ ने ये बताया है और इस इबारत के बाद मुसन्निफ़ ने ये बताया है। ठीक है, नहीं तो फिर आप जो पूरे सबक का एक तरह से कंक्लूजन है आप वो उसमें लिख दीजिए। ठीक है, उसके नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर, लेकिन ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि सियाको सबाक आपका 8 से 12 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तशरीह लिखते वक्त आपने मुसन्निफ़ का उसलूब निगारिश जो है वो पहले लिखना है। जैसे नज़म में और गज़ल में आप शायर का तारुफ जो है वो बताएंगे, इसी तरह से यहाँ पर आप मुसन्निफ़ का जो है वो तारुफ बताएंगे कि उनका उसलूब जो है वो कैसा था। फिर तशरीह तलब इबारत जो है उसकी वजाहत यानी उसकी तशरीह जो है वो आपने बड़े मौसर अल्फाज में करनी है। कोशिश करें कि उर्दू के ज़रा सकील अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें, आम अल्फाज नहीं होने चाहिए हैं। असल मौजू का ख्याल रखना है। अच्छा, ये भी नहीं करना आपने कि सिर्फ जो है वो खुलासा ही सबक का पूरे सबक का लिख दिया जाए। आपने जो बात जो तशरीह करने के लिए पूछी गई है उस बात की ही वजाहत करनी है, उससे आपने हटना नहीं है कहीं पर भी। हवाला जात का इस्तेमाल जो है वो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ करना है और वो ऐसे करना है कि यूँ लगे कि जैसे ये बात आपके जहन में ही थी जो यहाँ पर आपने लिखी है, यानी बिल्कुल बर्जस्तगी जो है वो नज़र आनी चाहिए। इक़्तिबासात के हवाले जो हैं वो ज़्यादा दिए जाएं। ये अशार भी आप लिखें, लेकिन जैसे कोई भी अफसाना है या किसी किताब में से किसी मजमून में से कोई आपको मिल रही है कोई उससे मुतल्लिक बात, तो वो चीज़ें जो हैं वो जो नसर की सूरत में हों वो आपने यहाँ पर ये हिस्सा नसर की तशरीह में ज़्यादा लिखनी है। फिर नसरी हवाला लिखने का तरीका जो है वो आपका बड़ा उम्दा होना चाहिए। मसलन ये आपने तर्जुमा अगर लिखा है तो तर्जुमा आप सफ़े के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में। फिर इबारत की तशरीह जो है आपकी वो 3 से 4 सफ़ात की होनी चाहिए है। आपने 3 सफ़ात से हरगिज़ भी कम नहीं करनी है। 4 सफ़ात तक आप ले जा सकते हैं, बल्कि 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ जो है वो आपके नंबरों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो
इसमें आपने ये पूरी हेडिंग्स जो हैं उनका ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो शेर लिख रहे हैं या वो अंदर कोई आयत या हदीस या किसी कॉल का हवाला अगर दे रहे हैं तो वो उसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, डबल लाइन कर देते हैं। तो देखिए, आपने ऊपर जब आप ये लिखेंगे ना इबारत की तशरीह, इसकी हेडिंग आपने लगाई है, इसको आप डबल लाइन करें, हवाले मतन को आप डबल लाइन करें, फिर सियाको सबक और फिर उसके बाद तशरीह, इन चीज़ों को आप डबल लाइन करें। इसके अलावा आपने कहीं पर भी किसी चीज़ को डबल लाइन नहीं करना है, वो चीज़ जो है वो उकता देने वाली होती है। सवाल नंबर